Good evening, dear students. My name is ज्ञान प्रकाश आर्या. I belong to सोनपुर बिहार. पिछली क्लास में मैंने रियल नंबर चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट बताई थी. आज उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. रियल नंबर्स को आज डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. बेसिकली रियल नंबर को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर के बारे में पहले ही बताया था कि नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज नोन एज रेशनल नंबर. अर्थात वैसे ही नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं. Rational number, a number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. Example is 2 by 3, 0. Yes, it is also a rational number because it can be written in the form of p by q 0 by 1. So ये नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स है. इरेशनल नंबर्स जैसे इसकी अपोजिट होती है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. Irrational number, a number which cannot be written in the form of p by q is known as irrational number. रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि वैसे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाए उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज √3, √5, √7 etc. अब हम लोग रेशनल नंबर्स को बेसिकली जो है तीन भागों में कैटेगराइज करते हैं. नॉन इंटीजर रेशनल नंबर एंड इंटीजर रेशनल नंबर. इंटीजर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो है बेसिकली दो भागों में कैटेगराइज होती है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर. नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स जो कि परफेक्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर्स होती है उसको हम लोग नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 2 by 3, 6 by 7, 1 by 2 etc. यानी ये परफेक्टली जो है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है जिसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीटली फॉर्म होती है. नंबरेटर और डिनोमिनेटर की, नंबरेटर यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, यानी परफेक्ट वो पी बाई क्यू की फॉर्म को फॉलो करती है. तो इसको हम लोग नॉन इंटीजर रेशनल नंबर कहते हैं. इंटीजर रेशनल नंबर्स ये बेसिकली तीन भागों में कैटेगराइज होती है. नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर.
नेचुरल नंबर। तो जो रेशनल नंबर्स होती है वो दो भाग में कैटेगराइज होती है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर जो परफेक्ट पी बाई क्यू को फॉर्म में होती है, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो अदर देन वन होता है, यानी वन के अलावे कुछ होगा, जैसे 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ 7 है, यहाँ 2 है। और इंटीजर्स जो होती हैं वो एक्चुअली सिंपलेस्ट फॉर्म होती है नंबर्स की, जैसे इसमें नेगेटिव नंबर्स दैट इज -3, -2, -1 etc, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होती है। होल नंबर्स यानी अ काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्टेड विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। वैसे ही नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होती है, जो काउंटिंग नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होती है, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स, अ काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्टेड विथ 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 etc। तो ये सब जो है इंटीजर रेशनल नंबर है। बिकॉज ये इंटीजर्स जो है रेशनल नंबर्स के फॉर्म में क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई वन करके इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाई वन के टू पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जीरो है, जीरो को बाई वन कर 0/1, ये ऑल्सो पी बाई क्यू का फॉर्म हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिकली जो भी नंबर्स हमारी होती हैं वो सब रेशनल नंबर्स का फॉर्म फॉलो करती है, यानी कि इसको हम लोग बाई वन करके हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म ला सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनेशन ही होती है कि नंबर विच कैन बी रिटेन द फॉर्म पी बाई क्यू वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो डिनोमिनेटर है क्यू ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसको अगर लिखे -3/1 तो यहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, सो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये सभी क्या है, एक रेशनल नंबर सर। तो ये इंटीजर रेशनल नंबर हो गई, ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर हो गई, अर्थात ये परफेक्ट पी बाई क्यू का फॉर्म हो। तो अब आगे ये रियल, आई होप रियल नंबर्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी में जो पहली चैप्टर है रियल नंबर्स की, उसमें जो पहला एक कंसेप्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, उसको समझते हैं। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Euclid was a Greek mathematician, great Greek mathematician। उन्होंने एक डिवीजन संबंधी एक लेमा दिया था। लेमा क्या होती है एक्चुअली, लेमा जो है लेमा जो होती है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अनदर प्रॉब्लम, यानी कि लेमा एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग यूज करके अन्य प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक में। तो यूक्लिड्स ने एक लेमा दिया, डिवीजन संबंधी लेमा, इसीलिए हम लोग कहते हैं उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा। आइए देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। स्टेटमेंट देखते हैं यूक्लिड्स का। स्टेटमेंट क्या कहता है, फॉर एनी
positive integers there exist another whole unique integers, यहाँ इंटीजर्स में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टू एंड पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स बोलते हैं हम लोग q and r and are satisfying the condition a is equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b। ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा संबंधी स्टेटमेंट है। कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist another whole unique integers q and r satisfying the condition a is equal to bq plus r where 0 less than equal to r less than b। यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b के लिए जो है दो यूनिक होल इंटीजर्स q and r ऐसे लाइज करते हैं, ऐसे जो कि कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। किस कंडीशन को? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ की जो r जो होती है वो या तो जीरो के बराबर या जीरो से बराबर या जीरो से बड़ा, बट जो है b से छोटा होती है r की वैल्यू। ये बेसिकली हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग इनोग्रेट करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। यही कंसेप्ट है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी ये जो बी है ये क्या है? डिवाइजर, और ये जो q है वो कोसेंट है, और जो r है वो रिमाइंडर है। तो इससे पहले से भी वाकिफ है, तो आप देखे होंगे जब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, सपोज डिवाइड 15 बाई 8। अब देखिए इसमें आप देखेंगे 15 को हम लोग 8 से डिवाइड करें तो हम लोग क्या आएगा? 15 हमारा जो बड़ा नंबर है ये 8 हमारा डिविडेंड हो गया, और 8 हमारा डिवाइजर हो गया। क्या हो गया? 15 हमारा डिविडेंड हो गया यानी a हो गया, और 8 हमारा डिवाइजर यानी b हो गया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इस 15 और 8 का पर अगर हम डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं तो इनके बीच इनके साथ एक दो अन्य हमारे होल इंटीजर्स ऐसे आएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अर्थात जब आप लॉन्ग डिवीजन से भाग देते हैं तो देखिए हम इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 8 इंटू कोसेंट क्या इतना आ रहा है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 7। तो यहाँ से 15 और 8 15 और 8 पे हमने जो है क्या की इक्वली डिवीजन लेमा अप्लाई की। तो ये क्या हो रहा है? इस दोनों के साथ दो अन्य इंटीजर्स q एंड r, ये a है, ये b है, ये q है और ये r है। तो ये 15 और 8 हमारे पास दो इंटीजर्स जिसमें डिवीजन लेमा अप्लाई किया। तो इसके साथ दो अन्य इंटीजर्स q एंड r है जो किस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है
कि यहाँ पे कंडीशन, इस कंडीशन के साथ एक और कंडीशन लिखी हुई है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी जो रिमाइंडर होती है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ा होगी लेकिन b से छोटा होगी। तो हमेशा ये जो रिमाइंडर होती है ये अपने जो डिवाइजर से हमेशा क्या होगी, छोटा होगी। ये रिमाइंडर या तो 0 हो सकती है, अगर परफेक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो रिमाइंडर वहाँ पे 0 हो जाएगी, या रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो डिवाइजर से छोटी आएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। यानी हम याद कर सकते हैं, यानी इस कंडीशन में 0 लेस देन रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 7 लेस देन डिवाइजर यानी b, यानी डिवाइजर कितना 8, ठीक है। 0 यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 से बड़ा बट हमारा डिवाइजर से क्या है, छोटा। तो किसी भी हम डिवीजन जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी दो नंबर पे, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कंडीशन जो हमेशा सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो इसलिए एक प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको हम लोग कभी भी इसको झुटला नहीं सकते। प्रूवन स्टेटमेंट है, हर कोई भी आप जो भी किसी भी दो नंबर्स पे जब आप डिवीजन लेमा लगाते हैं तो उसमें हमेशा ये रूल सेटिस्फाई होता है। तो ये था इक्लिप्स डिवीजन लेमा। आई होप इक्लिप्स डिवीजन लेमा आप समझ गए होंगे। इसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं इन शॉर्ट। इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इक्लिप्स एक मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिवीजन संबंधी लेमा दिया। लेमा क्या होती है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इक्लिप्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव टू इंटीजर ए एंड बी, फॉर एनी पॉजिटिव टू इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अनदर होल यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर satisfying the condition a is equal to bq plus r, where 0 less than equal to r less than b। यानी किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर पर a एंड b के लिए, किसी भी दो पॉजिटिव a एंड b के लिए दो अन्य इंटीजर्स, होल इंटीजर्स q एंड r ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो इस कंडीशन को a इक्वल टू bq प्लस r को सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पे जो है होती है कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यानी कि जब डिविडेंड जो है वो होती है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी ए बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर जो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ा, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा छोटा हो सकता है। एग्जाम्पल के हमने ले लिया डिवाइड 15/8। अगर 15 को हमने 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है 15 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 7, यानी कि डिविडेंड फ्रॉम 15 8 डिवाइजर क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 7। यहाँ रिमाइंडर 7 आ रही है, यानी यहाँ पे ये क्या हो रही है, इस ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ये हमारा 15 है, 8 बी डिवाइजर हमारा 8 है और क्यू यानी हमारा क्वोशिएंट 1 आया और हमारा रिमाइंडर क्या आया 7 आया। तो यहाँ पे देखें तो जो रिमाइंडर 7 है वो 0 से बड़ा लेकिन वो 8 से छोटा है, यानी वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा है। तो हर प्रत्येक किसी भी केस में जो है रिमाइंडर की वैल्यू जो है इस कंडीशन को फॉलो करेगी। रिमाइंडर जो है या तो अगर परफेक्ट टर्मिनेट हो जाती है तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगी, या अगर 0 नहीं होती है तो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डिवाइजर से यानी b से छोटा आएगा। तो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे देखेंगे एल्गोरिथम। इसको इरेज करते हैं।
algorithm. algorithm क्या होते हैं? एक्चुअली अर्थमेटिक के अंदर algorithm वर्ड जो है वो मैथमेटिशियन मोहम्मद अल ख्वारिज़मी के द्वारा दिया गया था अराउंड 19th सेंचुरी, अराउंड 1900 सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी के आसपास दिया गया था। और एल्गोरिथम क्या होती है देखते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल defined steps. It is a series of well-defined steps which are used for solving the problems. तो हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या? तो इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि इट इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द HCF of given integers a and b where a greater than b. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द HCF of given integers a and b where a greater than b. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? एक टेक्निक होती है HCF फाइंड आउट करने की, ठीक है, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a and b के लिए, ठीक है। अब चूंकि हमने कहा कि ये एल्गोरिथम है, तो एल्गोरिथम में क्या होगा? एक टेक्निक, ऐसा टेक्निक होगा जिसमें हम लोग कुछ सीरीज, कुछ स्टेप्स की सीरीज फॉलो करेंगे जिसके थ्रू हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, चूंकि इसको आगे डिफाइन करते हैं, चूंकि ये अलग सीरीज है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? इट इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द HCF ऑफ इंटीजर्स a and b with the following steps. स्टेप वन, जो किसी दो पॉजिटिव ए एंड बी का हम लोग HCF निकालते हैं इस टेक्निक से, जहाँ ए जो है वो बड़ी होती है बी से। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक्चुअली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी पर जो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करने के लिए जो बड़ी नंबर है उसको छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे, और dividing a by b. Suppose we get q
as a quotient and R as a रिमाइंडर। R as a रिमाइंडर। मान लिया कि हमने जो है a को b से डिवाइड किया, तो मान लिया हमने वहाँ पे q हमारा क्वोशेंट आया, और r हमारा रिमाइंडर आया। तो क्या होगा, इस पे हम अगर इक्विटी डिवीजन लेमा इस पे लगाया तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी यहाँ अगर हम स्टेप 1 में हम अगर a को b से डिवाइड किया तो इस पे हमने इक्विटी डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या होती है, अगर इस केस में स्टेप टू अगर यहाँ पे रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इफ r इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, इफ r इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ A एंड B जो है वो B हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे हमने डिवाइड किया A को B से, तो अगर वहाँ पे हमारा A जो हमारा B से कम्प्लीटली टर्मिनेट हो गया, तो हमारा जो डिवाइजर है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। स्टेप 3, जब ये 0 नहीं हुआ, तो क्या स्टेप 3 में जब ये 0 नहीं हुआ, यानी लगा दे इफ r नॉट 0, देन हम क्या करेंगे, अगले स्टेप को फॉलो करेंगे। r अगर 0 नहीं होता है तो अगले स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उस दोनों में फिर इक्विटी डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। इफ r नॉट 0 देन हम लोग क्या करेंगे, देन अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन जो हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ है तो जो रिमाइंडर बचा वो, और जो हमारा लास्ट डिवाइजर है वो जो उस पर हम लोग इक्विटी डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। इक्विटी डिवीजन लेमा ऑन बी एंड आर, डिवाइजर एंड रिमाइंडर पर हम लोग इक्विटी डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। इस स्टेप को स्टेप 3, इस स्टेप को हम लोग तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। इस स्टेप को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। कंटिन्यू द प्रोसेस till r becomes 0। और जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 होगी उस स्टेज की जो डिवाइजर होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। द लास्ट डिवाइजर is required HCF। तो यही है इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, दो इंटीजर्स की HCF निकालने की एक टेक्निक है जिसपे हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करके HCF निकालते हैं। यहाँ पे कहता है कि कोई भी दो पॉसिबल इंटीजर A एंड B है जहाँ A बड़ा है B से, तो अगर हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे Q एंड R कोसेंट, Q एज अ कोसेंट एंड R एज अ रिमाइंडर आता है, तो वो डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। यानी जो रिमाइंडर होगी या तो 0 होगी या डिवाइजर से छोटी होगी। तो अगर हमने डिवाइड किया A को B से तो वहाँ पे R रिमाइंडर जो आया, मान लिया वो रिमाइंडर टर्मिनेट हो गया, मान लीजिए वो कट 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो उस स्टेज में जो हमारा डिवाइजर है B वो हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा।
हमने डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब हम लोग फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे डिवाइजर और रिमाइंडर पे, डिवाइजर रिमाइंडर पे अप्लाई करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 होगी उस स्टेज की जो डिवाइजर होगी वही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। तो इस टेक्निक से हम लोग HCF निकालते हैं। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम लोग वीडियोस करते हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कुछ NCERT बुक से ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं। NCERT पहले चैप्टर की रियल नंबर की जो एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन algorithm to find out HCF of 135 and 225, 135 एंड 225। तो जस्ट हमने अभी जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है, जस्ट वही टेक्निक यूज करनी है और इसके HCF निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि टू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B वेयर A इज ग्रेटर देन B, तो इसमें जो बड़ी होगी उसको हम लोग A मानेंगे और छोटी होगी उसको हम B मानेंगे, यानी बड़ी जो होगी हमारा डिविडेंड, छोटी होगी हमारा डिवाइजर। तो यहाँ पे हमारा बड़ी नंबर क्या है, 225 इज ग्रेटर देन 135, तो यहाँ पे हमारा A क्या हो गया 225 और हमारा B हो गया 135। अब यहाँ पे हमारा डिविडेंड मिल गया, डिवाइडर, इस पे हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करेंगे, तो स्टेप 1, अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 135। तो क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको देख लें, तो 135 225 को हम लोग डिवाइड करेंगे 135, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 90 आया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 225 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है हमारा 135, ये हमारा डिवाइजर है, इनटू इसका क्वोशेंट कितना आया 1 प्लस इसका रिमाइंडर कितना आया 90। यानी इस स्टेज में देखिए जो है A इज इक्वल टू यहाँ पे BQ प्लस R, तो इस स्टेज में देखें तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है।
सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा क्या है 90 जो है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, हमने क्या कहा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने क्या पढ़ा कि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक जो है हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहेंगे किस पे, जो लास्ट डिवाइजर है और रिमाइंडर। तो हमारा अभी लास्ट डिवाइजर 135 और रिमाइंडर इस पे, अब इस दोनों पे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 क्या हो जाएगा, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इस पे लास्ट, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन 135 एंड 90, 135 एंड 90। तो क्या हो जाएगा 135 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे डिवीजन लेमा 135 फिर 190 4। तो यहाँ इस में क्या हो गया, इस स्टेज में जो है हमारा जो डिविडेंड है 135, यानी जो ये जो डिवाइजर थी वो डिविडेंड हो गई और जो रिमाइंडर थी वो हमारा डिवाइजर हो गया। तो 135 इज इक्वल टू डिवाइजर 90 इंटू यहाँ क्वेश्चन कितना आया 1 प्लस यहाँ पे भी रिमाइंडर आया 45, यहाँ भी क्या हुआ रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, आर नॉट 0, अर्थात यहाँ पे 45 यहाँ पे जो है वो 0 नहीं, रिमाइंडर जो हमारा वो 0 नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, फिर प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, लास्ट डिवाइजर और रिमाइंडर पे हम लोग अप्लाई कर देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी लास्ट डिवाइजर हमारा 90 और लास्ट रिमाइंडर हमारा 45, इस पर अप्लाई हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टेप 3 में क्या हो गया, हमारा लास्ट डिवाइजर जो है वो क्वेश्चन का हो गया, लास्ट डिवाइजर हमारा जो है वो 90 वो यहाँ पर डिफरेंट बन गया और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो गया 45 90 2 90। अब यहाँ पे क्या हो गया 45 जो हमारा ये जो रिमाइंडर था लास्ट स्टेज की वह यहाँ पे हमारा डिवाइजर हो गया 45 इंटू क्वेश्चन कितना आया 2 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0। तो इस स्टेज में हमेशा ध्यान क्या रखना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है वहाँ तक हमको क्या करना है, इस प्रोसेस को करना है। ठीक है, कब कैसे करना है, सबसे पहले जो हमारा जो बड़ी नंबर है उसको हमको छोटी नंबर से डिवाइड करना है, यानी बड़ी नंबर हमारा डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है। हर स्टेज में क्या हो जाएगी, हर स्टेज में जो पिछले स्टेज की जो डिवाइजर और रिमाइंडर है उस पर हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई r इज इक्वल टू 0, तो जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 हुई है उस स्टेज की जो डिवाइजर है, अब इस स्टेज में रिमाइंडर 0 हुई तो इस स्टेज की जो डिवाइजर है यही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो गया, यही हमारा लास्ट स्टेज की जो डिवाइजर है वही हमारा रिक्वायर्ड HCF हो गया। तो क्या हो गया HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू कितना हो गया 45। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। इस तरह से आगे आप एक्सरसाइज 1.1 में और भी क्वेश्चन है उसको आप उसके HCF निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। Now I erase it। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे डियर स्टूडेंट 1.1 में और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जिसको आप इसी कंसेप्ट पे बनाना है आपको, आप बनाएंगे आशा करता हूँ आप। और जो भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 में इसके अलावे 4 क्वेश्चंस और हैं
आप चाहें तो उसको आप बनाएंगे, मैं अगले वीडियो में उसको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। डियर फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल एकदम नई चैनल है एंड मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ। और ये मेरी दूसरी वीडियो है यूट्यूब पे। और मैंने CBSE क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ NCERT मैथ स्पेशल बैच लाया हूँ। और आशा करता हूँ आप लोग के लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा। सो आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चूँकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और अच्छा से आप लोग के समक्ष जो है अपने क्लासेस को रख पाऊँ और काफ़ी ईजियर वे में आप लोग को समझा पाऊँ। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।